अस्सलाम वालेकुम एमडी के रेस्टोरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वन शॉट के अंदर हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के साथ डाइजेशन वाला पूरा कंप्लीट इंशाल्लाह ताला वन शॉट कंप्लीट करने वाला है, जिसमें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन इवन की पूरा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि मैम डाइजेशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करवा दें, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पीछे से आप लोगों को पानी की आवाज़ आ रही होगी, तो एस यू ऑल नो कि बारिशों का सीज़न काफ़ी ज़्यादा इन हो चुका है, तो इसकी वजह से जो है वो थोड़ी बहुत इस आवाज़ को आप लोगों को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स आप लोग निकाल लें, अगर बुक्स नहीं है तो नोट्स निकाल लें, पेंसिल निकाल लें और स्टार्ट कर लें चीज़ों को जैसे जैसे मैं बता रही हूँ नोट डाउन करना और सॉल्व करना। Holozoic nutrition. Just like a vehicle needs fuel to move, a living cell needs supply of food to perform its various biological function through this process. जैसे किसी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है मूव करने के लिए, वैसे ही किसी भी लिविंग सेल को खाना चाहिए होता है। और थ्रू द प्रोसेस द सेल्स नॉट ओनली ऑब्टेन एनर्जी बट ऑल्सो गेट मटेरियल्स टू ग्रो एंड रिपेयर देमसेल्व्स। और इस एनर्जी से जो है फूड वो खाते हैं, ना सिर्फ वो अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बल्कि वो ग्रो भी होते हैं, और जहाँ से उनकी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है वहाँ से रिपेयर भी वो होते हैं, यानी इसी सब कंडीशंस के अंदर। ठीक है, द फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं उस फूड के अंदर विच आर एसेंशियल रिक्वायर्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। और ये एसेंशली किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? प्रोटोप्लाज्म के लिए, ताकि वो डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के लिए ये ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिशंस। ठीक है, अब इन द प्रोसेस ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें, एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन रेडीमेड फूड, यानी कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स को फर्क में थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दूं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, और हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाने के लिए किसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन रेडीमेड फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा। ये रेडीमेड फूड पर डिपेंड कर रहे होते हैं। बीइंग प्रिपेयर बाय अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर रहे हैं उस फूड पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स पर। होलोजोइक, अच्छा, इसमें होलो जो है वो होल से निकला है, जाइकोस जो है वो एनिमल से निकला है। ये एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें हमारे पास जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है कॉमनली एनिमल्स में होती है, करेक्टराइज करवाई जाती है बाय इंजेशन और टेकिंग इन फूड और सॉलिड और लिक्विड फॉर्म फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी कि फूड को इनगल्फ किया जाता है, अंदर लिया जाता है दो तरीक़ों से, या तो वो सॉलिड होगा या तो वो लिक्विड होगा, उसको एनवायरनमेंट से इंजेस्ट इन कर लिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट डाउन अपने पास कर लेते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, इसका मतलब है वो रेडीमेड फूड खा रहा है। और जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास रेडीमेड फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उसके कुछ प्रोसेस होंगे कि सबसे पहले वो उसको इंजेक्ट करेगा, अपने अंदर लेगा, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद एसिमिलेशन होगी और इजेशन होगी। यानी कि ये सारे प्रोसेस के बाद जाकर कोई खाना अंदर मतलब होता है, यानी वो उसको एनर्जी दे सकते हैं। अब हम सब प्रोसेस को एक एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ये इजेशन कम्प्लीटली हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, इनको हम इंशाल्लाह ताला अब डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को क्लियरली दिख रही होंगी, और यहाँ तक आई थिंक ये चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इजेशन को। इजेशन में हमारे पास, अच्छा, हम पहले इंजेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। इंजेशन कह रहा है टेकिंग इन फूड इनटू द सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी फूड को अंदर लिया जा रहा है। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी, और यहाँ पे इधर थ्रू द सेल सरफेस या फिर स्पेसिफिक माउथ ओपनिंग। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताई गई हैं जिसको आपने याद रखना है। अगर तो जो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंजेक्शन कर रहा है और वो यूनिसेलुलर है, यानी उसके अंदर एक सेल मौजूद है, तो वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू किसी भी खाने को अंदर ले सकता है। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर है, जिसके पास ज़्यादा सेल्स है, वो थ्रू द माउथ यानी स्पेसिफिक जो उसकी ओपनिंग होती है, ओरल ओपनिंग, वहाँ से फूड को इंजेक्ट इन करता है। ये दो डिफरेंस हो गए। फिर डाइजेशन की बात करें तो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल सो दैट दे मे बी इनकरप्टेड इन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो आपका खाना मेटाबोलाइज हो रहा है और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है डाइजेशन जिसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड्स का सिंपल में, यानी कि बड़े टुकड़े, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और पॉलीमर्स, मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। द कन्वर्जेशन प्रोसेस टेक प्लेस केमिकली विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एज वेल एज मैकेनिकली। अब डाइजेशन
बहुत तरीके से होती है। डाइजेशन में एक्चुअली बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट रहे हैं, सही है। तो अब इसमें एक तो हमारे पास ये तरीका भी हो सकता है कि हम जैसे जो चीज़ खा रहे हैं, अब हमारे दांत यानी मैकेनिकली काम कर रहे हैं ना, अब हमारे दांत उस चीज़ को चबा रहे हैं, उसको च्यू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि वो छोटे छोटे पीसेस में टूट रही है। लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे पास पेनक्रिएटिक जूस हो गया, बाइल डक्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास ऐसी एंजाइम्स हैं। जैसे अब दूध को हमारे पास जो है मोनोमर्स में तोड़ने के लिए रेनिन यूज़ होता है, इसी तरीके से आपको पता है लैक्टोज यूज़ हो रहा होता है। काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। शुगर के लिए फ्रक्टोज या ग्लूकोज की जैसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये एंजाइम्स और मैकेनिकली दोनों चीज़ें डाइजेशन में अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की। Through the process of absorption, the soluble molecules of food absorbed by the digestive system, such as intestinal lining, so that they may be utilized during the metabolic activities. Absorption में क्या होता है कि कुछ फूड जो हमारी बॉडी को उसकी नीड होती है ना, तो क्या होता है कि जब वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो इंटेस्टाइन उन चीज़ों को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो जब आप कोई खाना खाते हैं उसके अंदर जो वाटर कंपोनेंट होगा ना, वो एब्जॉर्प्शन के टाइम जब इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स जो है ना वो उसको उस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसकी वजह से वो वाटर आपका मतलब निकलेगा नहीं और वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो वहाँ चला जाएगा जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। यानी कि एब्जॉर्प्शन के ज़रिए भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी बॉडी को नीड होती है और फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम आती है। अब हम लोग जिस पॉइंट की बात करें वो है एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी वो जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम, जो मॉलिक्यूल हमने एब्जॉर्ब कर लिया अब उनको लगा रहे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है। वो मॉलिक्यूल जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग ने एब्जॉर्ब किए उनको वो अब यूटिलाइज कर रही है। इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। अब लास्ट प्रोसेस होगा हमारे पास इजेशन का। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी वो फूड जो अनडाइजेस्ट है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, या वो फूड जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसका बॉडी से बाहर निकल जाना इजेशन कहलाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की। इंटरसेलुलर वो डाइजेशन होती है जो कि सेल के अंदर मौजूद है या सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है, और एक्स्ट्रा सेलुलर वो डाइजेशन होती है जो कि सेल के बाहर परफॉर्म होती है। सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ कॉमनली टेक इन फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट थ्रू देयर सेल स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, ये कॉमनली फूड पार्टिकल को इन्वायरमेंट से लेते हैं अपने सेल स्ट्रक्चर के जरिए या प्लाज्मा के जरिए, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर के उसमें आता है, क्योंकि ये सरफेस से सेल सरफेस से ले रहे हैं, अपनी प्रॉपर माउथ ओपनिंग से फूड को अंदर इंजेस्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब does the process of digestion take place inside their cell such as organism do not release their digestive enzyme outside their cell। तो अब यानी कि इनकी जो डाइजेशन हो रही है वो इनसाइड द सेल हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। तो ये इस तरह की डाइजेशन को जो जिसमें इंजाइम डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वो आउटसाइड द सेल वर्क नहीं कर रहे हैं, सब इनसाइड काम कर रहे हैं, तो इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और अगर हम दूसरे हैंड पे बात करें तो जितने भी हमारे पास मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं ना, जैसे राउंड वॉर्म्स हो गए और इसी तरीके से डिफरेंट इंसेक्ट्स हो गए, या मैमल्स मेजॉरिटी में जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये क्या करते हैं, फूड इनसाइड देयर बॉडी लेते हैं, यानी अंदर फूड को लिया स्पेसिफिक लोकेशन पे, अब वो जाएगा, वो क्या करेगा, वो एलिमेंट्री कैनाल से गुजरेगा। आप सबको पता होगा एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, आपकी कंप्लीट जो खाने की कैनाल होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल का कहे जा रहा होता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल से गट में जाएगा, यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे, दे कैन नॉट टेक इट इनसाइड देयर सेल डायरेक्टली। अब आपको पता है क्योंकि खाना आप लोगों के कभी आपने सुना है कि खाना आपके सेल के अंदर गया है, सेल के अंदर नहीं जाता, सेल से वो डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं और उस खाने पे जो है वो हमला करता है या उसको डाइजेस्ट करता है, और वो सब कुछ आउटसाइड द सेल हो रहा होता है। तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, फूड पार्टिकल बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, वो सेल उसको खुद ले लेगा। वाइल द फूड रिमेन आउटसाइड द सेल, जो खाना है वो आउटसाइड द सेल ही रहेगा, एंजाइम रिलीज करेगा सिक्रीटरी सेल्स को, और जब एंजाइम्स उन सिक्रीटरी सेल्स को रिलीज कर देगा गट से, जो कि फूड को डाइजेस्ट कराएंगे, कन्वर्ट कर देंगे फूड को किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, तो लेटर हम इस चीज़ को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम देंगे। अच्छा बच्चों, ये बुक मेरी अपनी नहीं है, ये बुक मेरी कज़न की है, तो इस वजह से आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा लाइन्स दिख रही होंगी। मेरी बुक्स इतनी ज़्यादा इस तरह की हालत में नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा खैर, अब हम लोग बात करते हैं बोथ टाइप्स ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ फूड नॉट ओनली थ्रू द एंजाइमेटिक कन्वर्जेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन बट इन एक्स्ट्रा सेलुलर ऑल्सो थ्रू सम काइंड ऑफ मैकेनिकल कन्वर्जन इन मैनी एनिमल्स। द फार्मर्स टर्म्ड एज केमिकल डाइजेशन while the latter is mechanical digestion।
अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग के साथ बताई जा रही हैं कि दोनों डाइजेशन जो है ना उसमें हमारे पास ब्रेकिंग फूड हो रहा है, लेकिन कुछ इंजाइमेटिक कन्वर्जन हो रही है और कुछ केमिकल भी डाइजेशन जो है ना, ये दोनों चीज़ें मिलकर यानी इंजाइमेटिक कन्वर्जन और केमिकल डाइजेशन। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो वहाँ पे ना सिर्फ इंजाइमेटिक कन्वर्जन हो रही है बल्कि मैकेनिकल कन्वर्जन भी हो रही है। फिर से इस बात को मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि अगर हम इंटरसेलुलर की बात करते हैं जो कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, उधर सिर्फ एंजाइम आता है, एंजाइम उस पर एक्ट करता है और वो डाइजेशन हो जाती है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एंजाइमेटिक वो भी होगी कि एंजाइम आके उसको कन्वर्ट करेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसके अलावा मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी, यानी कि हमारे जैसे तीथ्स हो गए, हमारी गट हो गई, जो ये सब चीज़ें करने में हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, सेल के अंदर नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी इन्वॉल्व होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस एंजाइम ब्रेक होगा कॉम्प्लेक्स फूड्स के अंदर, वाटर के अंदर एसेंशियली रिक्वायर्ड जो हमारे पास हाइड्रोलाइटिक ब्रेकिंग फूड में एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। ऑन द अदर हैंड मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व सब काइंड ऑफ मैकेनिकल और फिजिकल ब्रेकिंग डाउन सच एज मास्टिकेशन, चर्निंग, ग्राइंडिंग, पेरिस्टालसिस। व्हाट आर दीज? ये हम लोगों के पास जो 4 एग्जाम्पल दी गई हैं ये मैकेनिकल डाइजेशन की दी हुई है। पहले हमें बताया कि केमिकल डाइजेशन होगी जो एंजाइम आएगा और काम करेगा, ठीक है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस हो गया या और जो भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट, वो आके अपना काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो मैस्टिकेशन हो गई, चर्निंग, चबाना, ग्राइंडिंग, उसको बिल्कुल ग्राइंड करना, पेरिस्टालसिस कहते हैं ऊपर से नीचे तक जाना, यानी ओरल कैविटी से आपका अंदर चले जाना। और अगर आपको उल्टी आती है तो आप उसको एंटी पेरिस्टालसिस के नाम से जानते हो, मतलब कि ऊपर आ जाना खाने का वापस से। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिखा है कि केमिकल डाइजेशन देयर बाय प्रोवाइडिंग फार्टिका एक्टिव बॉन्ड बाय डाइजेस्टिव जूस। और जो केमिकल डाइजेशन होती है वो डाइजेस्टिव जूस से होती है। ये भी आप लोगों को आइडिया होगा कि जो आपके पास केमिकल डाइजेशन हो रही है वो मोस्टली आपके पास डाइजेस्टिव जूस जो है ना वो करवा रहे हैं। सही है, अब हम लोग बात करें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की, और ये दोनों हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है और हम इन दोनों की बात करेंगे और डीपली इनको चीज़ों को समझेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं आगे आपको एमोबा की डाइजेशन के बारे में भी पढ़ाऊँगी। अच्छा, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एनिमल्स हैव 2 ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो एनिमल्स जिनकी 2 ओपनिंग होती है उनकी ट्यूब लाइक होती है। ठीक है, 2 ओपनिंग हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है रिलेटिव एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पर लोअर ग्रुप होते हैं, एडवांस ग्रुप नहीं होता किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी ट्यूब लाइक मैमल्स वगैरह के अंदर ज़्यादातर ट्यूब लाइक पाया जाता है। फिर फूड इंटरेस्ट एंड वेस्ट रिमूवल टेक प्लेस बाय सेपरेट ओपनिंग, यानी कि फूड जो है जहाँ से अंदर आ रहा है और जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, दोनों की ओपनिंग अलग अलग होगी। जबकि यहाँ पर हमारे पास जहाँ से फूड आता है वहीं से ही बाहर निकल जाता है, यानी कि सिंगल ओपनिंग होगी। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, यानी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। स्टमक हो गया या पेनक्रियाज हो गया या जो भी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे वो सब यहाँ पर होंगी, जबकि यहाँ पर सारे ग्लैंड्स और ऑर्गन्स मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पर मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन दोनों होंगी, यहाँ पर सिर्फ केमिकल डाइजेशन हो रही होगी सैक लाइक में। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेरिएबल करेगा पीएच को कॉम्प्लेक्स नेचर के, यहाँ पर हमारे पास इतना ज़्यादा पीएच जो है वो वेरिएबल नहीं करेगा, मतलब वेराई नहीं करेगा। एनॉर्मस एंजाइम्स प्रेजेंट विच एक्ट अपॉन फूड कंपोनेंट, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो एक्ट करेंगे फूड के ऊपर, और यहाँ पे सिर्फ कुछ एंजाइम होंगे जो कि फूड के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। अपॉन डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ नॉट वेल, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक इतना अच्छा नहीं होगा, इसका प्रॉपर हमारे पास मसल्स के साथ डाइजेस्टिव ट्रैक बना हुआ होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास कुछ मेजर फ़र्क हो गए ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ हुई हैं, ये पिक्चर्स आप लोगों के सामने, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक है जो हमारे पास माउथ ओपनिंग है, फिर एनस, यानी कि जहाँ से खाना आ रहा है और जहाँ से खाना निकल रहा है, दोनों ओपनिंग डिफरेंट है, जबकि ये एक ही है, यही इसका माउथ है, यही इसका एनस है, यहाँ से खाना आएगा यहीं से निकलेगा। तो ये हमारे पास सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये हमारे पास जो है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा पेरिस्टालसिस भी नहीं होती, यानी खाना एक दफ़ा अंदर चला गया और बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन एमोबा का। एमोबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से। एक सेकेंड, हाँ, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि एमोबा जो होता है आपके पास यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है प्रोटोजोआ फैमिली से, और बीइंग मैक्रोफेजेस फीडर इट फीड्स अपॉन मिनट्स फूड्स पार्टिकल एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। अब ये फीड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये फूड को कैप्चर करता है और उसको इंजेस्ट करते हैं अंदर। इट्स सूडोफोरिया विच आर टेम्परेरी फिंगर्स लाइक एक्सटेंशन। अच्छा, इसके पास कुछ जो है ना वो सूडोफोरिया भी होता है जो कि टेम्परेरी फिंगर्स की तरह काम कर रहा होता है, एक्सटेंड भी हो सकता है वो। ठीक है,
और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। फिर हमारे पास लिखा है कि सूडोफोरिया आर गिवन आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फूड। अब जैसे जहाँ फूड है वो उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर और फूड कप, इसको हम फूड कप कहते हैं, जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर हमारे पास बुक में आपको दिख भी रहा होगा। एज सून एज द फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इनटू द फूड कैप, जैसे आपको पता चलेगा कि वो फूड कैप के अंदर फूड पार्टिकल आ गया है तो टिप जो है वो टूवर्ड्स ईच अदर आके कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो एक दूसरे के साथ ऐसे इनक्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, Then the food is now enclosed, फूड इनक्लोज हो जाएगा स्फीयर फॉर्म में मेम्ब्रेन में, जो उसको पिंच ऑफ कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और मूव कर जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। जो टाइनी स्फीयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसके अंदर फूड पार्टिकल्स होंगे, वाटर हो गया, और यहाँ पर हमारे पास को हम फूड वैक्यूल कहेंगे। जब खाना वो अंदर आ जाएगा ना, अभी मैं आपको नीचे इसकी पिक्चर भी शो कराऊंगी तो आपको चीज़ें और वाज़ेह होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात करें द एंटायर प्रोसेस इज इंजेक्शन। अब ये पूरा प्रोसेस जो कि उसने आके अपनी फिंगर्स को एक्सटेंड किया और आके उस चीज़ को पकड़ा और उसको इनगल्फ कर लिया अंदर, तो ये सारे प्रोसेस को हम इंजेक्शन का नाम देंगे। द फूड वैक्यूल्स जस्ट मूव इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज अटैच्ड विद लाइसोसोम्स कंटेनिंग डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो फूड होगा हमारे पास जब वो अंदर आ जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा जिधर लाइसोजाइम्स लगे होंगे, और लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं जो कि एक्ट करते हैं वेरिएबल पीएच रेंजिंग्स पर, और 5 to 6 या 7 to 3 जो है ना ये होता है, डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ फूड पे कि कैसा फूड है। अब सिंस द फूड इज डाइजेस्ट इनसाइड द फूड वैक्यूल, क्योंकि जो फूड है वो उस फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन का नाम देंगे। तो बच्चों क्या बात पता चली कि अमोबा के अंदर हमारे पास कौन सी डाइजेशन होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। द डाइजेस्टिव वैक्यूल मूव्स डीपर इनटू साइटोप्लाज्म थ्रू द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस। यहाँ पर हमारे पास साइक्लोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग साइक्लोसिस का नाम दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ये पिक्चर भी दिख रही होगी, अच्छे से शो हो रही होगी। ठीक है, अब इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि एक फूड पार्टिकल अंदर आते हैं और फिर जो है वो सूडोफोबिया यानी कि इसकी फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो जाती हैं और फिर वो इसको पूरा अपने अंदर कर लेती हैं। अब यहाँ पर एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है और वो फूड वैक्यूल जो है फिर वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है उसमें से जो भी चीज़ें उसे चाहिए होती हैं, और फिर वो एसिमिलेशन यानी उन चीज़ों को रीयूज़ करता है जो उसे रीयूज़ करनी होती है, और बाकी जो बच जाती हैं, जो वेस्ट होता है, उसको एडजस्ट आउट कर देता है। ये एक इंटरसेलुलर डाइजेशन का आपको छोटा सा जो है वो पिक्चर दिखा दी गई है यहाँ पर। फिर बोल रहे हैं जब डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फूड वैक्यूल जो है वो न्यूमरस फाइन साइटोप्लाज्मिक कैनाल द डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल मूव इनटू दीज कैनाल्स फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये जो हमारे पास डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल होगा वो एब्जॉर्प्शन के लिए चला जाएगा और एब्जॉर्प्शन हो जाएगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, फिर एसिमिलेशन भी हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि जो हमारे पास फूड पार्टिकल नीड है वो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो वहाँ से चले जाएगा, एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो जाएगी, और द डाइजेस्टेड फूड में भी इनकरप्टेड फॉर न्यू प्रोटोप्लाज्म, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो रख दिया जाएगा न्यू प्रोटोप्लाज्म के लिए, इट मे बी ब्रोकन डाउन या फिर उसको तोड़ के उससे एनर्जी हासिल कर ली जाएगी। जबकि जब हम फूड वैक्यूल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास फूड वैक्यूल के हिसाब से लिखा हुआ है कि इन सम अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट बिहाइंड, फूड वैक्यूल के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा और फिर वो जो वैक्यूल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड को पुश करेगा टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन की तरफ उसको पुश करना स्टार्ट कर देगा, और फिर वो इंटीरियर प्लाज्मा के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और जब वो अटैच हो जाएगा तो प्लाज्मा ब्रेक हो जाएगा, और जब प्लाज्मा हमारे पास ब्रेक होगा तो क्या होगा कि वो एक्सटीरियर हो जाएगा, यानी एक्सटीरियर साइड पे चल जाएगा, बाहर चला जाएगा। द साइटोप्लाज्म पुशेस द अनडाइजेस्टेड फूड टू द कम्प्लीटली इजेस्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और जब वो इजेस्ट आउट कर देगा तो इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा डाइजेशन ऑफ अमोबा के बारे में कि अमोबा की डाइजेशन हो कैसे रही है। अच्छा जी, तो अब हम बात कर रहे हैं डाइजेशन इन प्लानेरिया की डाइजेशन। एमोबा की डाइजेशन आपने देखी किस तरीके से हो रही है, इंट्रासेलुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें जैसे आप लोग को याद रह जाएं, बस आप अपने पास लिख लीजिएगा, मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ प्लानेरिया की। यहाँ हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, इंट्रासेलुलर हो रही है या एक्स्ट्रा सेलुलर हो रही है। प्लानेरिया फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फ्री लिविंग होता है, which belongs to phylum Platyhelminthes फाइबर से बिलोंग करता है। It gives in wet places under the rocks, ये ज़्यादातर आपको गिरी जगह पे मिलेगा, रॉक्स के नीचे मिलेगा, स्ट्रीम्स में, कैनाल्स में, ब्रैकिश वाटर में। ये सॉफ्ट होता है, इलोंगेटेड होता है, अनसेगमेंटेड होता है, इसके अंदर सेगमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है इसकी, आपको यहाँ पर इसकी पिक्चर के थ्रू भी दिख रहा होगा, इसकी ब्रेन है, ये इसकी आइज़ हैं, ये सेंसरी लूब्स लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास वेंट्रोलेटरल नर्व है, इंटेस्टाइन है, माउथ है,
और देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका माउथ, और यह हमारे पास फेरिंग्स है, यानी ये इसी जगह से ही मेरे ख्याल से आउटपुट भी करता होगा ना, लाइक मतलब यहीं से अंदर लेना और यहीं से बाहर ले जाना। खैर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड कंसिडर टू बी इनकम्प्लीट और सैक लाइक। अच्छा बच्चों, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ आपको कोई भी प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं दिख रहे हैं फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आपको यहाँ पर स्टमक दिख रहा हो या पेनक्लेटेड डक्ट या आपके पास इंटेस्टाइन, कुछ ऐसा सीन नहीं है, यानी कि ये सैक लाइक इनकम्प्लीट है। द माउथ लाइज ऑन अ स्मॉल मस्कुलर ट्यूब, यहाँ पर हमारा जो माउथ है ये एक मस्कुलर स्मॉल ट्यूब पे है जिसको हम फेरिंग्स कह रहे हैं, याद रखिएगा ये ट्यूब है फेरिंग्स, उसके ऊपर माउथ है। लाइंग ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द बॉडी, मिडल ऑफ द बॉडी यहाँ पर है। द फॉर्निक्स इज अटैच्ड टू द इंटेस्टाइन थ्रू अ वेरी शॉर्ट एसोफेगस, यहाँ पे जो फेरिंग्स है ये इंटेस्टाइन के साथ अटैच है, लेकिन बहुत छोटी सी एक आपको शॉर्ट सी बिल्कुल एक ट्यूब दिख रही है जिसको हम एसोफेगस कहेंगे, जो यहाँ पर मौजूद है। द इंटेस्टाइन डिवाइड्स इनटू 3 ब्लाइंड ब्रांचेस, यहाँ पर जो इसका इंटेस्टाइन है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक एंटीरियर ब्रांच है और 2 पोस्टीरियर लेटरल ब्रांचेस हैं जिसमें वो डिवाइड हो रहा है। Each of the 3 branches gives out numerous branches और diverticula। अच्छा, एक ही ब्रांच बहुत सारी ब्रांचेस दे रही है और एक ही ब्रांच की बहुत सारी ब्रांचेस को हम यहाँ diverticula कह रहे हैं। Each diverticulum further branches into fine and blind branches of ramification, यानी कि पहले इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की 3 ब्रांचेस हैं, एक एंटीरियर 2 पोस्टीरियर, और वही उसमें से एक बहुत सारी ब्रांचेस दे रही है डायवर्टिकुलम, और डायवर्टिकुलम में से कोई एक डायवर्टिकुलम बहुत सारी और ब्रांचेस दे रही हैं जिसको हम रेमिफिकेशन कह रहे हैं। देयर इज नो एनस, यहाँ पर कोई भी आउट निकालने का जगह नहीं है, यानी कि सैक लाइक ओपनिंग है, तो आपको पता है कि इसका जहाँ से माउथ होगा वहीं से ही इसकी ओरल कैविटी भी होगी और वहीं से इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी, यानी एक्सक्रीटरी जो भी इसकी वेस्ट है वो बाहर आएगी। द प्लेनेरिया आर कार्निवोरस, याद रखिएगा प्लेनेरिया कार्निवोरस हैं। दे कैप्चर स्मॉल लार्वे, छोटे छोटे लार्वे को कैप्चर करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं थ्रू ट्रैपिंग देम इनटू थिक म्यूकस सिक्रेटेड फ्रॉम द फेरिंग्स। ये क्या करते हैं, फेरिंग्स से एक म्यूकस सिक्रेट करते हैं, म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकालते हैं जो चिपचिपा सा स्ट्रक्चर होता है, और उसमें वो जो इंसेक्ट्स होते हैं या वो जो भी चीज़ होती है वो फंस जाती है, वो प्रे जो होती है यानी कि जिनका शिकार होता है वो उसमें स्टक हो जाता है फेरिंग्स के अंदर माउथ के जरिए, फिर उसको अंदर ले लेते हैं। द ग्लैंडुलर सेल सिक्रीट्स वैरायटी ऑफ एंजाइम टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लैंडुलर सेल, वो सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम को, ठीक है, और वो एंजाइम सेल के बाहर काम करता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है फ्रॉम द फेरिंग्स टिल द एंड ऑफ इंटेस्टाइन, फेरिंग्स से इंटेस्टाइन तक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही है। द मसल सेक्शन ऑफ द बॉडी पुशेस द फूड थ्रू आउट द 3 ब्रांचेस ऑफ इंटेस्टाइन। फिर क्या करेगा कि वो बॉडी जो है वो उस फूड को इंस्टेंटाइन की तरफ जो है वो पुल करना स्टार्ट कर देगी, यानी फेंकना स्टार्ट कर देगी। जब कि फूड ब्रेक हो जाएगा स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर, सिंपल पार्टिकल के अंदर, तो वो प्रोसेस में जाएगा एंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर गैस्ट्रो कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, लाइनिंग द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पास, इनसाइड द सेल्स ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी द रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। अब क्या होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो है रिमेनिंग प्रोसेस जो भी रह चुका है डाइजेशन का, वो सारा प्रोसेस जो है वो इसका कंप्लीट होना आपको दिखाई देगा कि शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड, अच्छा यहाँ पर हम लोग थे, फिर उसके बाद द रिमेनिंग प्रोसेस डाइजेशन का हो जाएगा सिंस इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नाउ टर्म्ड एज इंटरसेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ये जैसे इंटेस्टाइनल के अंदर भी हो रहा है या इस तरह सेल्स के अंदर भी है, तो यहाँ पे हम इसको इंटरसेलुलर डाइजेशन भी कहेंगे। अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि प्लेनेरिया के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी हो रही है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी हो रही है। सो द प्रोसेस डाइजेशन प्लेनेरिया, यानी कि जो प्रोसेस डाइजेशन है वो बोथ है हमारे पास ना, एक्स्ट्रासेलुलर भी हो रहा है और इंट्रासेलुलर भी हो रहा है। द डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूजेस थ्रू द सेल्स ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनटू द मेसेनकाइम सेल्स। अब क्या होगा, वो डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज हो जाएगा बॉडी के अंदर, कौन से सेल में, मेसेनकाइम सेल पे। हाईली ब्रांचिंग सिस्टम है इंटेस्टाइन की और ये बहुत क्विक डिस्पोजल करती है फूड का ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी में। दस ये सेल्स हमारे पास ऑल्टरनेट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब ऑल्टरनेट और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास क्या है बच्चों, मेसेनकाइम सेल है। द अनडाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द माउथ, और फिर जो वो फूड है जो अनडाइजेस्ट है वो कहाँ से बाहर निकल जाएगा, माउथ से जो है वो एडजस्ट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसकी एक ही ओपनिंग है और एक ही इसकी टर्मिनेटिंग पॉइंट है और एक ही इसकी ओपनिंग होगी। यहाँ तक चीज़ें जो है उम्मीद है कि क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी पीछे हमने अमोबा का पढ़ा, प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, अब हम फाइनली ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, थोड़ा पिक्चर को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। एक बड़ी सी ट्यूब है, इसको हम एसोफेगस कहते हैं। यहाँ से ट्यूब से इधर तक का हिस्सा पेनक्रियास कहलाता है। ये आपको जो बड़ी सी एक बॉडी दिख रही है इसको हम लिवर कहते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जिसको हम जो है वो गॉल ब्लैडर कह रहे होते हैं।
अब यहाँ पर जो हमारे पास लिवर और ये नीचे वाले हिस्से को अलग करें, इसको हम डिओडेनम यहाँ पर जो मौजूद है, ये एक इंटेस्टाइन का हिस्सा है ऊपर वाला, इसको हम डिओडेनम कहते हैं ऊपर वाले इंटेस्टाइन के हिस्से को। ये स्टमक है, ये पेनक्रिएटिक डक्ट नज़र आ रही है आपको। और यहाँ पर अगर हम नीचे बात करें तो इस वाले पोर्शन को हम कॉलोन कहते हैं। कॉलोन के 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन जो थोड़ा नीचे आ रहा है, और ज़्यादा जो नीचे आ रहा है उसको हम डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन की एक और जो हमारे पास पार्ट है उसको हम सीजम कहते हैं। बिल्कुल नीचे एक इस तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये रेक्टम है और ये एनस है, और फिर ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम इलियम कह रहे हैं। यानी कि ये पूरा हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पिक्चर है। अब हम लोग इस पे जो लिखा हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इसको जल्दी से जो है वो रिव्यू करते हैं, फिर हम इसका एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक ऑफ ह्यूमन इज इनकम्प्लीट। अच्छा, ये आपको पता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का, यानी कि सारे ऑर्गन, सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। ट्यूब लाइक होता है विद 2 ओपनिंग, 2 ओपनिंग होती हैं, एक माउथ होता है और एक एनस होता है, और इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, GIT। Like other animals with complete gut, it begins with mouth and terminate on anus. शुरू होता है माउथ से और टर्मिनेट होता है एनस पे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसके अंदर डाइजेस्टिव आपको जो है वो ट्रैक भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको जो है वो कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। और यहाँ पर आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रही होती है एसोसिएटेड विद GIT, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, एलोब्रेटेड एक्सेसरी ग्लैंड्स लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास। अब अगर हम एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो अभी हम डिटेल में बात नहीं करें, हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे उसका। डिटेल में हम इंशाल्लाह एक एक चीज़ पर अभी बात करेंगे। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज हो जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है, अब किस किस चीज़ों को उसको डिस्कस करता है, फिर उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होता है, ओरल कैविटी होती है जिसको हम बकल कैविटी भी कह रहे होते हैं, फेरिंग्स होता है, एसोफिगस, फिर स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आखिर में एनस, जिससे फूड इजेस्ट आउट हो जाता है। द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद देयर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर्स एंड पेनक्रियास। अब जो ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं, उन ग्लैंड्स में हमारे पास आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियास। अब बच्चों एक चीज़ ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं, यानी कि ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और ऑर्गन्स के साथ साथ इसमें ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर जो माउथ, ओरल कैविटी, बकल, फेरिंग्स, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस की बात की गई है, ये सब एज एन ऑर्गन काम करते हैं, जबकि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियास हमारे पास ग्लैंड्स हैं। तो याद रखिएगा ये जो पेनक्रियास है और ये जो लिवर है, ये हमारे पास एज अ ग्लैंड काम कर रहे हैं। अब हम लोग डीपली बात करेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले माउथ को डिस्कस करेंगे कि माउथ क्या होता है। ये एक एंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कनाल की, जो 2 फ्लैशी लिप्स के साथ होती है, अपर और लोअर लिप्स रिस्पेक्टिवली, मेंट फॉर इंजेक्शन, यानी इंजेक्ट करते हैं, फूड को पकड़ते हैं और अंदर डालने का काम करते हैं। अब हम लोग ओरल कैविटी की बात करेंगे। ओके, ये आप लोगों को जो है वो फूड दिख रहा है, मतलब एक पिक्चर दिख रही है अच्छे से, जिसमें आप लोग सारी चीज़ों को कम्प्लीटली देख सकते हैं। द माउथ ओपन्स इनटू अ वाइड स्पेस, ओरल कैविटी। माउथ ओपन होता है एक बहुत वाइड स्पेस में, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। अपर एंड लोअर जॉज भी होते हैं इसके अंदर। ये एक मस्कुलर टंग होती है। टंग कैसी होती है? मस्कुलर टंग होती है रूफ पे, और डोम शेप्ड बोनी हार्ड प्लेट होती है इंटीरियर, एंड सॉफ्ट प्लेट अंदर होती है। posteriorly in the middle of the soft plate hanging down in muscular uvula। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी यहाँ पर मौजूद होता है, हैंग हुआ होता है सॉफ्ट प्लेटलेट्स के दरमियान। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाली जो अंदर प्लेट है वो सॉफ्ट प्लेट है, और हमारे पास जो ऊपर वाली प्लेट होती है उसको हम हार्ड प्लेट कहते हैं। रॉज ऑफ टीथ हैं, कटिंग ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पर आपके पास प्रोसेस हो रही होती है, और अपर जॉ इज फिक्स्ड वाइल द लोअर जॉ इज मूवेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ऊपर वाला जॉ होता है वो फिक्स होता है, वो हिल नहीं सकता, जबकि जो नीचे वाला जॉ होता है वो हिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं टीथ्स की, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ओके, द टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स। सॉकेट यानी एक पूरा इनका सॉकेट होता है जिसके अंदर होते हैं लोअर एंड अपर जॉज होता है। कंडीशन इन टर्मिनल डिकॉरेंट। इस कंडीशन को यानी कि ऊपर वाले टीथ्स को नीचे वाले टीथ्स को हम डिकॉरेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 सेट्स होते हैं टीम के लाइफ टाइम के लिए। कंडीशन एज डायफायरेंट। Initially we have
डिसिडस और मिल्क टीथ शुरू में आपके पास जैसे हम कहते हैं दूध के दांत आते हैं वो आते हैं, फिर लेटर्स वो आपके पास परमानेंट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं हमारे पास, जो दूध के दांत होते हैं वो तकरीबन 20 होते हैं, और जब परमानेंट आपके पास दांत आते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स और साइज़ के आपके पास दांत होते हैं, और डिफरेंट शेप्स और टाइप्स होने को हम हेटेरोडोंट कहते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस करते हैं डिफरेंट डाइट के हिसाब से। टोटल 32 परमानेंट दांत होते हैं, जिसमें से हमारे पास 8 इंसिजर्स होते हैं, 4 हमारे पास जो है वो कैनीज होते हैं, 8 जो है वो प्री मोलर्स होते हैं, और 2 जो है वो मोलर्स होते हैं। यहाँ पर जो मोलर्स हैं ये हमारे पास डेडियस प्रीडिसर्स होते हैं। द इंसिजर्स आर फॉर कटिंग, जो इंसिजर्स होते हैं वो कटिंग वगैरह के लिए मोस्टली यूज़ किए जा रहे होते हैं हमारे दांत। इसके अलावा बाइटिंग के लिए भी इंसिजर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि वो फ्लैट और शार्प होती हैं, उनकी एजेस वो फूड को कट करते हैं, पीसेस में इंजेक्ट करते हैं। शार्प पॉइंटेड कैनीज होती हैं जो कि टेयरिंग और पुलिंग का काम करती हैं, और जो प्री मोलर्स होते हैं और मोलर होते हैं ये हमारे पास ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम करते हैं। अब इन पे एक शॉर्ट नोट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बनाकर अभी बनाऊँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा बच्चों, तो ये देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए बना लिया। अब इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि इसमें हमारे पास कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास जो मिल्क टीथ होते हैं 20 होते हैं, और फिर जब परमानेंट टीथ आते हैं वो 32 होते हैं। अब उन 32 टीथ के अंदर टोटल हमारे पास 8 इंसिजर्स होते हैं, 4 कैनीज होते हैं, 8 प्री मोलर्स होते हैं और 12 मोलर होते हैं। इंसिजर्स हमारे पास शार्प होते हैं, फ्लैट होते हैं, कटिंग और बेंडिंग का काम करते हैं। कैनीज स्टीयरिंग और पुलिंग फ्लैश का काम करते हैं, ये फ्लैश है। ठीक है, प्री मोलर्स और मोलर्स हमारे पास ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम कर रहे होते हैं। तो ये एक शॉर्ट नोट है, ये आप लोग भी बना लीजिएगा जब आप लोग प्रिपेयर करें, और इसको इधर अटैच कर दीजिएगा, या तो टीथ के साथ अटैच कर दें या कहीं भी, बस मतलब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे कि भाई ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी शॉर्ट नोट्स वगैरह लगा लिया करें, इससे काफ़ी चीज़ें जो है ना आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी जब आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग टंग को पढ़ रहे हैं, तो हम टंग्स की तरफ आते हैं और टंग्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये रही टंग, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, हायोइड बोन इसके अंदर होती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास हायोइड बोन पाई जाती है विद फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी फ्रॉम पोस्टीरियर एंड मिडल वाइल फ्री एंटीरियरली एट टिप। अच्छा, ये ऊपर से जो है ना इंटीरियरली फ्री होती है। इट्स अपर सरफेस इज न्यूमरस प्रोजेक्शंस और पेपिलाई, इसमें जो छोटे छोटे से वो आपको दिख रहे होते हैं ना, इसको हम पेपिलाई कहते हैं। कंटेनिंग नर्व एंडिंग, इनके अंदर नर्व होता है, सेंस होती है टेस्ट की। द अंडर सरफेस ऑफ टंग हैव अ फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रीनुलम। आपको इस टंग के अंदर एक फोल्ड सी मेम्ब्रेन दिखेगी जिसको हम फ्रीनुलम कहते हैं। द टंग हेल्प इन मेस्टिकेशन, ये मेस्टिकेशन के लिए हेल्प करती है। सोलो अंदर करती है, टेस्ट करती है, स्पीच बोलने के लिए भी हेल्प कर रही होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है माउथ है, टंग है, उसकी बेस है, फूड पैसेज है जो अंदर तक जा रहा है, टीथ लिप्स है, और ये जो आपको एक हल्का सा यहाँ पर ये पिंकिश जिसको मैंने हाईलाइट किया एक फोल्ड दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रीनुलम। ठीक है, यहाँ तक हमने टंग को अच्छे से डिस्कस किया है, और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड को। व्हेन यू थिंक अबाउट टेकिंग सम स्पाइसी फूड, जब भी आपको स्पाइसी फूड लेने का सोचते हैं, आपका माउथ इंस्टेंटली वाटरी हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए होती है, आपका दिल कर रहा होता है वो खाने का, तो आपको हल्का हल्का वाटरी महसूस होता है। दिस इज़ एक्चुअली अ वाटरी सिक्रीशन, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। सिक्रीट होता है सैलिवरी ग्लैंड से और प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी के अंदर। ये हमारे पास लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है। म्यूकस जिसको हम कहते हैं, वो ये प्रोड्यूस करता है। मेक्स इट स्वेलिंग ईजी, इससे हम लोग आसानी से अंदर ले जाते हैं। और इसमें जो एंजाइम होता है थूक के अंदर, इसको हम सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। ये हमारे पास डाइजेस्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज में, और ये किल करता है बहुत सारे बैक्टीरिया को। एंजाइम्स हमारे पास जैसे लाइजोजाइम है, ये हमारे पास प्रोसेस करता है केमिकल डाइजेशन को, बिगेन जो ओरल कैविटी में होती है। 3 पेयर्स ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास। जो हमारे पास पहला है वो है प्रोटेड ग्लैंड, जो कि बेस ऑफ पेनी में मौजूद होता है, पिना में। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है जो कि हमारे पास टंग की बेस में मौजूद होता है, और सब मेडुलरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे पास लोअर जॉ के अंदर मौजूद होता है। इसका भी एक शॉर्ट नोट बनेगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो बना के फिर मैं आप लोगों के साथ आगे कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका जो शॉर्ट नोट्स थे ना वो मैंने बना लिया, और मैं आपको इस तरीके से शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अच्छा एंजाइम्स ऑफ सलाइवा में हमारे पास सैलिवरी अमाइलेज आता है। ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर। इसके अलावा ये किल करता है बैक्टीरिया को। अब वो एंजाइम जो स्पेसिफिकली किल करने का काम करता है उसको हम लाइजोजाइम कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं मेजर, एक पैरोटिड ग्लैंड, एक सबलिंगुअल और एक सबमैंडिबुलर।
जिससे पैराटाइड ग्लैंड होता है वो पिनाई के बेस में पाया जाता है, जो सबलिंगुअल होता है वो हमारी टंग के नीचे पाया जाता है, और जो लोअर जॉ के नीचे पाया जाता है वो सब मैंडिबुलर होता है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो इसके अंदर हमने पढ़ी हैं, तो उसको मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया है ताकि कहीं भी आप लोगों को इशू ना हो। अब जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो टॉपिक हमारा है वो हम लोग थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, और इसके बाद हम लोग मेनली टॉपिक फेरिंग्स और स्वेलिंग्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स की बात कर लेते हैं, क्या उससे पहले वाला टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं, पहले इसको कवर कर लेते हैं फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे। ओके, द salivary amylase ओके आप लोग क्लियर दिख रहा है। द salivary amylase आर कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। salivary amylase कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल करता है। नॉर्मली अमाउंट ऑफ सलाइवा कांस्टेंट है, और ये हमारे एक पर्सन के अंदर 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे के अंदर सलाइवा आ रहा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है कि नॉर्मली 24 घंटे के अंदर हमारे पास 1 से 1 लीटर सलाइवा आता है। अब हम फेरिंग्स की बात करते हैं कि फेरिंग्स क्या होता है। तो फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियरली टू ओरल कैविटी एंड नेसल कैविटी साइमल्टेनियसली। फेरिंग जो है इसमें हमारे पास ओरल कैविटी और नेसल कैविटी दोनों की बात होती है। अल्लाह अच्छा, अब हम फेरिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास फेरिंग्स ओरल कैविटी होती है, नेसल कैविटी वाइल पोस्टीरियर कनेक्टेड टू द एसोफिगस। पीछे से अगर हम बात करें तो ये कनेक्ट हुई हुई होती है पोस्टीरियरली एसोफिगस के साथ और लैरिंग्स के साथ, ठीक है। द फेरिंग्स परमिट्स द पैसेज ऑफ सैलोड, सॉलिड्स, लिक्विड्स, फूड, एसोफिगस और गलेट्स। ये सब चीज़ें यहाँ से मतलब कि ज़्यादातर सैलो वगैरह करने में इन सब चीज़ों में काम आता है। द एसोफिगस और गलटन कंडक्ट्स एयर टू द फॉर्म ऑफ ट्रैकिया, और ये एयर को भी कंडक्ट करते हैं द फॉर्म ऑफ ट्रैकिया वाइंड पाइप ड्यूरिंग एस्पायरेशन। द फेरिंग्स ऑल्सो कनेक्ट ईदर साइड्स ऑफ द कैविटी ऑफ द मिडल एयर बाय द वे ऑफ स्टेशियन ट्यूब। स्टेशियन ट्यूब आपके कान के अंदर होती है, वहाँ से भी कनेक्ट कर रहा होता है। एयर प्रेशर को, एयर ड्रम मेम्ब्रेन को मेंटेन कर रहा होता है विच सेपरेट द कैविटी ऑफ मिडल एयर, और ये मिडल एयर की कैविटी को सेपरेट करने के लिए एक्सटर्नल एयर से जो ट्यूब होती है वो स्टेशियन ट्यूब होती है। The principal muscle of the pharynx involved in the mechanics of swelling and the 3 pharyngeal constrictors। और हमारे पास असल में ये स्वेलो करने के काम आता है, और इसके अंदर 3 फेरिनियल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के लिए, और स्लाइटली जो है वो प्राइमरी मेस्कुलेटर का काम कर रहे होते हैं साइड और रेयर में। और यहाँ पर हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि 3 हमारे पास जो है ना इसमें आपको जो है वो शो हो रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो UES है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है अपर एसोफिगस स्पिंक्टर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और एक यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहले ये हमारे पास जो है वो क्लोज है, फिर ये खुल गया और फिर ये वापस से क्लोज हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्वेलो करने की कि स्वेलिंग होती क्या है और इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इस तरह के अब हम इस पर बात करते हैं। आफ्टर सफिशिएंट च्यूइंग ऑफ द फूड मिक्सिंग अप सलाइवा इन द ओरल कैविटी, जब हम सफिशिएंटली फूड जो हमारा खाना होता है उसको अच्छे से सलाइवा के साथ ओरल कैविटी के साथ मिक्स कर लेते हैं, तो जो हमारा फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, लुब्रिकेंट हो जाता है, और जब वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलस कहते हैं। इट इज़ बीइंग पुश्ड बिहाइंड द टंग, उसको हम टंग से पीछे पुश करते हैं फेरिंग्स के अंदर। ये प्रोसेस स्वेलो करना कहलाता है या डिग्लूशन कहलाता है। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। अगर हम खाना खा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी हम सोचते नहीं है कि हम अब चबा चुके हैं, अब इसे अंदर कर लेना चाहिए। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, हमारी मर्जी के बगैर हो जाता है। मैस्टिकेशन सीज्ड, एयर पासेज वे टेम्परली ब्लॉक्ड, और जो हेयर की, क्योंकि आपको पता होगा हवा का जाने का और खाने का जाने का रास्ता सेम होता है, तो फॉर अ टाइम पीरियड जो हवा के जाने का रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और वो एसोफिगस करता है। तो जो बोलस होता है हमारे पास वो पुश कर देता है टंग को। मतलब बोलस हमारे पास क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा, बोलस हमारे पास वो खाना होता है जो थूक के साथ मिलके नरम हो चुका होता है, तो उसको टंग जो है वो पीछे फेरिंग्स में फेंकती है, और वो नेसल फेरिंग्स में पहले जाता है और प्रिवेंट करता है एलिवेशन को, सॉफ्ट प्लेलेट को अगेंस्ट द पोस्टीरियर peripheral wall. As the bolus is forced into pharynx, the larynx moves upward and forward under the base of tongue. The epiglottis, a lid covering, protects the entrance of the larynx, diverting the bolus into esophagus. अब होता क्या है, जो esophagus होती है, जो हमारी खाने की नाली होती है, वहाँ पर खाने की और हवा की यानी कि सांस लेने की नाली हमारी सेम होती है, ठीक है। तो अब उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि हमारा खाना सांस में, लंग्स में ना चला जाए सांस के ज़रिए,
तो जब हम खाना खा रहे होते हैं या उसको अंदर कर रहे होते हैं तो एट द टाइम जो एपिग्लॉटिस होता है वो आके इस तरीके से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये नाली है ना हमारे, ठीक है, खाने की और सांस लेने की, और ये एपिग्लॉटिस है, और जब हम सांस ले रहे हैं और खा नहीं रहे तो एपिग्लॉटिस ऐसे नीचे है, ठीक है। और फिर जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो एपिग्लॉटिस ऐसे होके उस चीज़ को बंद कर देता है ताकि जो सांस वाली जगह है वहाँ पर ना जाए और डायरेक्टली खाने वाले जगह पे जो है ना वो खाना चला जाए। तो एक सिंपल सी इस तरीके की लॉजिक है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेरिस्टालसिस। अ लॉट ऑफ टाइम्स स्पेशली आफ्टर टेकिंग लार्ज मील, बहुत सारे टाइम पे ख़ासतौर पे जब हम बड़ा खाना खा रहे होते हैं, बड़ा खाना मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हम देखते हैं कि हमारा एब्डोमेन काफ़ी वो हो गया है, मतलब अजीब सा होना स्टार्ट हो गया। दिस इज़ एक्चुअली अ वेव लाइक इनवॉलंटरी रिदम मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो पेट, हमारा जो गट है, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट कर रहा होता है हमारी कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की ऑफ योर गट मसल्स विच प्रोपेल्स द फूड फॉरवर्ड इनसाइड द गट, जो हमारे जो खाना है उसको गट तक पहुंचाता है। इस मूवमेंट को ये ट्यूब लाइक के अंदर ही हो सकती है, जैसे मैमल्स हो गए या एनिमल्स हो गए जिनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट बिगिंस फ्रॉम द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स से स्टार्ट होता है, एसोफेगस तक जाता है, फिर वापस टिल द एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एनस तक जाता है। द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल कंटेन, जो वॉल्स होती हैं एलिमेंट्री कनाल की, वो हमारे पास उनके पास मसल्स होती हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम कर रही होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जहन पे रखिएगा। द मस्कुलर लेयर ऑफ गट्स कंसिस्ट ऑफ इनर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल, जो अंदर की मसल होती है उसको सर्कुलर मसल कह रहे हैं, वाले एंड आउटर मसल होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल कहते हैं। द यूजुअल स्टिमुलस फॉर पेरिस्टालसिस इन द डायटेंशन ऑफ गट वॉल ड्यू टू द बोलस, द डिस्टेंशन इज ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर वाइल कंट्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल। हो क्या रहा है, वो जो डिस्टेंशन हो रही होती है वो दो चीज़ों से होती है, एक तो रिलैक्सेशन हो रही होती है सर्कुलर मसल की और कॉन्ट्रैक्शन होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल की। सर्कुलर मसल बिहाइंड द बोलस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हो जाती हैं, और मतलब एक रिलैक्स होती है एक वो होती है। दिस प्रोसेस ये जो है हमारे पास एक फोर्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम प्रोपल्सिव फोर्स कह रहे हैं। अब हम एंटी पेरिस्टालसिस की बात करते हैं। पेरिस्टालसिस में हमने पढ़ा कि खाना जब अंदर जा रहा होता है और उसकी मूवमेंट होती है, यानी कि फेरिंग्स जाता है, फेरिंग्स एसोफेगस पे जाता है, तो इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। अब हम एंटी पेरिस्टालसिस की बात करते हैं। समटाइम्स ड्यू टू ओवर ईटिंग, कई दफ़ा ज़्यादा खाने की वजह से वी फील एब्डोमिनल मूवमेंट, हम एक एब्डोमिनल मूवमेंट फील करते हैं जिसको हम नोजिया कहते हैं, जैसे उल्टी आना। वी फील द फूड इज गट विदाउट केम बैक थ्रू माउथ एंड कॉज वॉमिटिंग, हमें लगता है कि वो जो गट से खाना है हमारा वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इट कुड बी ड्यू टू द ओवर डिस्टेंशन और एक्सेसिव GIT इरिटेशन, ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से वैसे तो हो सकता है फूड पॉइजनस हो गई हो, टॉक्सिक केमिकल अंदर चले गए जिसकी वजह से बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे हो, या फिर एक्सेसिव GIT यानी कि जो हमारी हमारी जो ट्रैक है उसमें इरिटेशन हो गई हो या डिस्टेंशन हो गई हो, तो इसका कोई भी जो है ना वो रीज़न हो सकता है। इट इज़ रिवर्स इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स अनलाइक पेरिस्टालसिस, जैसे इनवॉलंटरी हमारे पास पेरिस्टालसिस है खाने का अंदर जाना, वैसे ही ये भी हमारे पास इनवॉलंटरी ही होता है, यानी पेरिस्टालसिस का समझिए कि ओपोजिट होता है इसमें, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस स्टमक इज स्क्वीज, इसमें हमारे आप जब उल्टी करते हैं आपको फील होगा आपका स्टमक स्क्वीज हुआ होता है, स्क्वीज हो जाता है, तो जो गैस्ट्रोफेरनल स्फिंक्टर हैं वो उस टाइम पे रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वो ऊपर की तरफ मूव करता है और एसोफेगस जो है वो एसोफेगस में खाना आ जाता है और फिर वहाँ से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है कि जब हमारा पेट स्क्वीज करता है, वॉमिटिंग की कंडीशन में होते हैं, तो हमारा जो फेरिनल स्फिंक्टर है वो हमारे पास रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम एसोफेगस की बात करते हैं। यहाँ पर आई डोंट नो किसने मेंशन किया हुआ है कि एसोफेगस 25 सेंटीमीटर का होता है, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, ओके। ट्यूबलेट स्ट्रक्चर है बोलस का फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, यानी फेरिंग से स्टार्ट हो रहा है स्टमक तक जा रहा है, जिसको हम खाने की नाली बोलते हैं, इसको हम ट्रैकिया भी कह रहे हैं, और ये हमारे पास ये लोकेट होता है बिटवीन द ट्रैकिया और स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ट्रैकिया के दरमियान में लोकेट होता है। लुब्रिकेटेड होता है म्यूकस से, चिपचिपा सा जो मटेरियल होता है फूड को पैसेज करने में काम करता है, और पेरिस्टालसिस होती है फूड की, यानी फूड अंदर जाता है स्टमक के अंदर, एसोफेगस जो है वो पास करने का काम कर रहा होता है, डायफ्राम भी आता है। बिफोर एंट्रिंग इनटू द स्टमक देयर इज नो प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एज एज केमिकल डाइजेशन। अच्छा, एसोफेगस क्योंकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें खाना अंदर जाके स्टमक की तरफ जा रहा है, तो इसमें ना ही कोई मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है खाने को और स्मॉलर पीसेस में कट करने के लिए, और ना ही कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ना इधर कोई केमिकल रिलीज हो रहा है और ना ही कोई मैकेनिकल फोर्स लग रही है जो कि उस खाने को छोटा छोटा तोड़ेगी। बस ये एक फॉर्म है ट्रांसफ़र करने की कि आपका खाना जो है वो मुँह से लेकर आपके स्टमक तक जा रहा है, तो वो जो ट्यूब है वो जो खाने को लेकर जा रही है उसको हम मेनली एसोफेगस कहते हैं। अब बात आती है जी स्टमक की, जो कि बहुत मेन टॉपिक है हमारा इस पूरे उसका।
तो स्टमक को डिस्कस कर लेते हैं। ये जे शेप्ड मस्क्यूलर होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जे शेप्ड का होता है, मस्क्यूलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। एसोफेगस इससे स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम और पे एंड होता है। एसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है स्टमक, यहाँ से एसोफेगस है एंटीरियरली पार्ट, और जिसका पोस्टीरियर पार्ट है यानी जिधर एंड हो रहा है वो हमारे पास है ड्यूडेनम। इट लाइज अपर लेफ्ट ऑफ द ह्यूमन एब्डोमिनल। ये कहाँ पाया जाता है? ऊपर लेफ्ट की साइड पे जो है ना वो पाया जा रहा होता है एब्डोमिनल कैविटी में। टॉप स्टमक लाइज अगेंस्ट द डायफ्राम। इट रिसीव बोलस फ्रॉम द एसोफेगस इट बोथ एंड एंटीरियर। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास स्फिंक्टर होते हैं वो दो स्फिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पाल्विक स्फिंक्टर। जो ऊपर होता है वो हमारे पास यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो इधर से खाने को इधर आने में मदद कर रहा है इसको हम पायलोरिक। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो वीडियो यहाँ तक रिकॉर्ड कर दी थी और फिर मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है, तो जिसकी वजह से काफ़ी वीडियो मेरी रुक चुकी है, तो मुझे दोबारा से आप लोगों को बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा थोड़ी देर में। अच्छा खैर, तो मैं यहाँ से बता रही थी जहाँ वीडियो रुकी थी कि कार्डियक और पायलोरिक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद होता है, और ये बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, पीछे जाने से रोकता है, ठीक है, खाने को। अच्छा, अब इसके अलावा स्टमक हमारा मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। ये मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन नहीं है, यानी कि स्टमक के अंदर मैकेनिकल काम भी हो रहा होता है, गट भी अपना काम दिखा रहा होता है, स्क्वीज कर रहा होता है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा केमिकल तो आपको पता है केमिकली बहुत ज़्यादा काम इधर हो रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से उसको देखकर चलेंगे। सेवरल आवर्स ऑफ डाइजेशन के बाद फूड जो है वो एक एसिडिक कंडीशन में या एक एसिडिक पेस्ट के अंदर आ जाता है जिसको हम काइम कहते हैं। ये स्टमक को डिवाइड करता है इंटरनली इनटू 4 रीजन्स, 4 रीजन्स में, और वो 4 रीजन्स हमारे पास कौन से होते हैं? एक तो होता है कार्डिया, एक होता है फंडस, कॉर्पस जिसको हम बॉडी कहते हैं, और पायलोरस। द एसोफेगस ओपन्स इनटू द कार्डिया थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, अब एसोफेगस हमारे पास कार्डिया में जो खुलता है वो कौन से स्फिंक्टर से खुलता है? कार्डियन स्फिंक्टर पे। फंडस में जो खुलता है वो अपर कट पार्ट होता है, और ये हमारे पास जो है वो फंडस कहलाता है। मस्कुलर वॉल होती है जिसके अंदर कंटेंट्स ऑफ गैस बबल्स, और इसके अलावा स्पेशली आफ्टर अ मील द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज सेंट्रल कॉर्पस। जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कॉर्पस होता है बॉडी, विच प्राइमरी सर्व एज द मेन रिजर्वायर ऑफ इंजेस्टेड फूड। जो मेनली रिजर्वायर होता है इंजेस्टेड फूड का, यानी इंजेस्टेड फूड वहाँ पे जमा होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ से स्टमक की तस्वीर दिखाऊँ तो ये हमारे पास जो है ऊपर वाला बॉडी, ये हमारे पास इसका फंडस वाला पार्ट होता है, ये पूरा इसका हमारे पास बॉडी होता है, और बाकी जो हमने पार्ट डिस्कस किए यहाँ पर जैसे कि कार्डिया पायलोरस। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना कार्डियक से पहले वाला, ये हमारे पास कार्डिया कहलाता है, फिर ये वाला हमारे पास फंडस कहलाता है, और ये हमारे पास पूरा बॉडी है, और ये हमारे पास पायलोरिक पार्ट है, यानी ये सारे हमारे पास इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो बातें इसके हवाले से लिखी है वही लिखी, द वॉल ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ यूजली 4 लेयर्स। 4 लेयर्स होती हैं वॉल्स की। एक म्यूकोसा होती है, एक सब म्यूकोसा, एक मस्कुलर एक्सटर्ना और एक सीरोसा। 4 लेयर्स होती हैं एक स्टमक के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा होती है हमारे पास, और ये थिकर होती है, मोटी होती है। टेबुलर ग्लैंड्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सब म्यूकोसा की बात करें तो ये हमारे पास ब्लड वेसल इसके अंदर होती है, नर्व्स होती हैं, और बिलो द सब म्यूकोसा, इस सब म्यूकोसा से नीचे हमारे पास मस्कुलर एक्सटर्ना होती है, ये भी बहुत मोटी होती है, और ये इसके अंदर खुद 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की। ऑल्सो दीज लेयर्स आर नॉट ऑलवेज विजिबल, ये विजिबल नहीं होती, हर वक्त नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन ये स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि इनर होती हैं, ऑब्लिक होती हैं, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती हैं। ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन द सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में किसी भी किस्म के ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते हैं। 4th और आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास बहुत पतली थिन लेयर होती है जिसको हम सिरोसा कहते हैं, और ये लुब्रिकेटेंट फ्लूइड का काम करती है, रिड्यूस करती है फ्रिक्शंस वगैरह को, ताकि मसल की मूवमेंट ईजिली हो सके। अब यहाँ पर अगर हम सारी लेयर्स को चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर हमारे पास यानी कि जो हमें ऊपरी लेयर दिख रही होती है वो हमारे पास होती है म्यूकोसा की लेयर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सब म्यूकोसा आ जाता है। सब म्यूकोसा के बाद मस्कुलर एक्सटर्ना की लेयर, और उसके बाद हमारे पास लास्ट लेयर यानी कि सिरोसा भी हमें इसी उसके अंदर दिख जाती है, ठीक है। अब हम इसके आगे जो कुछ और पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इन द एम्प्टी कॉन्ट्रैक्टेड स्टमक, अगर स्टमक खाली हो, द म्यूकोसा इज थ्रोन इनटू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, और जो हमारे पास म्यूकोसा होती है वो एक फोल्ड यानी लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मसल्स की। तो म्यूकोसा लूज द
consistency of some mucosa. The sulfur is further divided by pores, the gastric pits. These funnel-shaped investigation of the epithelial are continuous at their base with the tubular glands. The mucosa has mucosa secrete. अच्छा, म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसा सिक्रेटिंग भी होती है जिसको हम म्यूकोइड सेल्स कहते हैं. इट सिक्रीट्स म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आइन. ये दो चीज़ें सिक्रीट करता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आइन को. द गैस्ट्रिक म्यूकस इज ग्लाइकोप्रोटीन. जो गैस्ट्रिक म्यूकस होता है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं. मीन्स कि ये लुब्रिकेट कर रहा है फूड को और प्रोटेक्ट कर रहा है स्टमक को अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl. कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकस है. और यहाँ पर हमारे पास कि अपने कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन म्यूकोसाइज. अगर हम डिफरेंस की बात पे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स का डिस्कस करें म्यूकोसा के अंदर, वो 3 हिस्टोरिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंस होता है. जो फर्स्ट रीजन होता है उसको हम कार्डिया कहते हैं, यानी कार्डियक ग्लैंड होता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है. जो सेकंड रीजन हमारे पास होता है उसको हम फंडस कहते हैं और कॉर्पस कहते हैं. यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और प्रॉपर जो है वो फंडिक ग्लैंड्स होते हैं. हियर द मेन म्यूकॉइड सेल्स आर लाइंग. यहाँ पर मेन म्यूकॉइड सेल्स जो है वो होते हैं. बिसाइड द म्यूकॉइड सेल्स देयर आर पार्टीरियल सेल्स और ऑक्सीनेटिक सेल. यहाँ पर म्यूकॉइड सेल के अलावा पेरिटियल सेल और ऑक्सीनेटिक सेल भी पाए जाते हैं जो कि HCl को सिक्रीट करते हैं और HCl का pH 1.5 से 2.5 तक होता है. ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है. द लेटर इज इम्पॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स विद इन विटामिन B2 एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन and the breath of certain cells in the central peripheral nervous system. The gastric glands also contain chief cell. अच्छा हाँ, जो gastric gland होता है उसके अंदर जो है वो शेफ सेल्स भी होते हैं, zymogen सेल भी होते हैं. ये चीज़ MD में पूछी जा चुकी है कि ये सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं. और ये पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करते हैं. और पेप्सिन से पेप्सिनोजिन बनता है ना, मतलब अगर हम उसके पेप्सिनोजिन के अंदर HCl मिलाते हैं तो फिर वो हमारे पास जाके पेप्सिन बनता है. द डिस्टल रीजन ऑफ द स्टमक पाइलोरस कंटेन पाइलोरिक ग्लैंड. जो पाइलोरस होता है उसके अंदर पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को और गैस्ट्रिक हार्मोन को. और यहाँ पर हमारे पास 2 बेसिक स्टिमुलस होते हैं. डिस्टेंशन ऑफ स्टमक रिलीजिंग द pH. अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पास चीज़ें ना उसको हम डायरेक्टली जाकर डिस्कस करेंगे. यहाँ पे कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है. मैकेनिकल और केमिकल चीज़ें पढ़ाई गई हैं, इसको आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम जल्दी वन शॉट में उसको डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस कर लेते हैं. लॉन्ग होती है, कॉइल ट्यूब होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होती है, 3 से 4 मीटर वाइड होती है. 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड होती है, डियोडनम, जेजुनम और इलियम के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास कंप्लीट जो है वो प्रोसेस करती है डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का. डियोडनम की बात करें 0.3 यहाँ पर लिखा है मुझे, बट एक्यूरेट नहीं पता. यहाँ 30 सेंटीमीटर्स लिखा है. और यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर पाइलोरिक स्फिंक्टर भी पाया जाता है. ये C शेप्ड की होती है, ठीक है. और इसके अंदर बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर. बाकी अच्छा बच्चों, आप लोग ऐसा करना कि आगे इसको जो है वो खुद अच्छे से पढ़ लेना. अगर कोई चीज़ समझ ना है तो आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह फिर मैं आपको जो हूँ उसके हवाले से अगर कुछ इसको क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा. मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो हूँ वो गाइड कर दूँगी, ठीक है. उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा.